ओके, नमस्कार साथियों। एग्जाम पूरी आ गया पार्ट 2 में का क्वेश्चन किए। अब पार्ट 2 में क्वेश्चन जो निश्चित तौर पे ज़्यादा रहती है उनसे पार्ट 1 में तो बन सकते हैं छोटे-छोटे, लेकिन ये निश्चित है रिपीट होते ही होते हर बार। तो पार्ट 2 नेक्स्ट क्वेश्चंस में अपन 2 से 4 नंबर के बड़े क्वेश्चंस है उनके में बात करेंगे। को क्वेश्चन क्या चिन्हों और 220 भाषा यूक्लिड द्वारा ज्ञात कीजिए। किसके द्वारा? यूक्लिड ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले क्या करना है, दो संख्या से बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या ये है, है तो इसको भाग देते हैं, में भाग देते हैं। भाग दे के देखो छोटी बड़ी का भाग के देखा हम 2 भाग तो कितने जाता है? 95 जाता है। वो भी पूरा पूरा चला जाता है 0। तो यूक्लिड विभाजन में क्या होती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा कैसे निकालते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जब भाग देने पर अगर शेषफल बच जाता है 0 बच जाता है तो उस समय हमारा भाग होता है वो भाजक होता है, कहलाता है एच। यानी अगर यहाँ 0 नहीं था कुछ शेष जाता तो क्या करते? तो मान और इसको मानते बाई। जब तक नहीं आता तब तक अपन सॉल्यूशन करते जाते और 0 आ जाता जो फल होता जो भाजक होता वो क्या कहता अपना मासा। तो यहाँ पे मासा हो गया 196। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है? भाज्य भाज्य इंटू भागफल प्लस फल इंटू भागफल। यहाँ शेषफल 0 आ गया तो शेषफल 0 आने के कारण भाजक कितना है? 196। भाजक 196 है तो मासा भी कितना होगा? 196। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन के ओके अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुपद का। बहुपद के क्या ज्ञात करने हैं? शून्यांक। क्वेश्चन पढ़िए। बहुपद 6x² - 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्या देखो ये अपने सामान्य रूप में दे रखा है? नहीं दे रखा है। सामान्य रूप ये होता है ax प्लस ax c। इस रूप में नहीं है तो इस रूप में लिखो। पहले इसको अरेंज करो। 6x² - 7x - 3। अब इस रूप में आ गया ये। अब इसके शून्यांक बताओ। तो शून्यांक बताने के पास 2 तरीके, या सूत्र से बता दो या फिर गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से करें तो यहाँ पे इन दोनों को गुणा करने पे तो 18 आ रहा है। तो ऐसी संख्या बताओ जिसको गुणा करने पे तो 18 आता हो और जोड़ने या घटाने पे कितना आता हो? -7। गुणा करने पे तो -18 और जोड़ने या घटाने पे -7। तो क्या हो सकती है? 9 और 2 -9 तो कितना होता है? 9 × 2 कितना होता है? -18। और इन दोनों को जोड़े घटाए तो कितना आता है? -7। तो क्या टुकड़े होंगे? -9 और 2। तो लिखो 6x² - 9x। ऐसे लिखे तो पहले इसको लिख लेते हैं अपन 2x प्लस के -9x - 3 ताकि कॉमन लेने में रह जाए। इस प्रकार लिखा अपन ने। तो x को लिया इसमें से, है ना? इन दोनों में से कॉमन ले लिया। 2 इसमें x इसमें भी है तो ax प्लस इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं बताओ? इसमें से कॉमन ले सकते हैं -3 कॉमन लिया तो क्या बचा? क्या आया बताओ? 3x का बचेगा माइनस तो कॉमन लिया तो इधर भी कितना बचेगा? 1। यहाँ बचेगा x 3 तारी 9 3 कॉमन लिया बचा 3x। और यहाँ भी कितना बचेगा? 2 कॉमन लिया तो 3x। सॉरी, है ना? नेक्स्ट देखो इन दोनों में से 3x + 1 कॉमन है तो 3x + 1 ले लो। अंदर क्या बचा? 2x - 3। अब देखो शून्यांक क्या होता है? fx = 0 होना चाहिए। तो बराबर दोनों को 0 के बराबर, तो मतलब 0 कब हो सकता है? या तो ये गुणा 0 या फिर गुणा ये 0 हो जाए।
तो कोई गुण आ सकता है। तो 3x + 1 = 0, का मान यहाँ से क्या आ गया -1/3। यहाँ से क्या आ जाएगा -3 = 0। अगर ये 0 का बराबर तो क्या होगा x = 3/2। तो क्या अंक हो सकते हैं -3/2, 3/2 या फिर श्रीधराचार्य से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण वाली प्रश्नावली से है ना। क्या दे रखा है, एक आयताकार भाग अर्ध परिमाप, आयताकार का प्रकार का भाग है, कैसा है आयत के, ठीक है, आमने सामने की भुजा होती है आयत में, इसका अर्ध परिमाप कितना है 30, और जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई क्या है ज्यादा है चौड़ाई से, कितनी ज्यादा 4 मीटर ज्यादा है, तो भाग की लंबाई व चौड़ाई बताओ। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले हम बनाते हैं रैखिक समीकरण बनाते हैं। रैखिक समीकरण बनाओ पहले। माना लंबाई x व चौड़ाई y है। अगर किसी आयत की लंबाई x है और चौड़ाई y है, ये लंबाई x और चौड़ाई y, तो इसका अर्ध परिमाप क्या हुआ, अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप, आधा। और अगर पूरा होता तो ये पूरे सरोवर की लंबाई, ये लंबाई x है, ये y है, ये आधी हो गई, और ये होता तो ये पूरी हो जाती। तो x + y बराबर कितने मीटर का है, x + बराबर 36 मीटर। ठीक है, एक समीकरण तो ये हो गया। और अगली बात क्या कह रहे हैं, लंबाई से 4 मीटर अधिक है, कितनी x और चौड़ाई कितनी y, x y से 4 मीटर अधिक है, ऐसे तो लिखते हैं 3 2 से 1 अधिक है, 1 अधिक है, इसी देखो 6 3 से 3 अधिक है, ऐसे तो लिखेंगे। तो इसी प्रकार x - y = 4, ये दूसरा समीकरण। अगर मैं समीकरण 1 2 को जोड़ दूं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ दूं, ओपन विधि से करो, प्रतिस्थापन विधि से करो, किसी भी विधि से अपन सरल कर सकते हैं। तो देखिए 1 व 2 को जोड़ने पर ये हो गया x और x 2x, प्लस का y और माइनस का y कट गया, और ये जोड़ने पे कितना हो गया 4। तो x का मान कितना है 20, x मतलब लंबाई कितनी है 20। अब देखो सवाल में x का मान अगर इस समीकरण में रखूं तो मेरा y का मान मिलेगा। तो समीकरण 1 में रखूं x का मान, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर कितना आएगा 16, कितना आएगा 16। कैसे, मैंने सीधा कैसे बताया कि लंबाई है जो चौड़ाई 4 अधिक है, 4 अधिक है मतलब कितनी है 16, 4 अधिक हुई तो 20 हो गई, नहीं तो ऐसे करोगे तो यहाँ में रखो मान, x का रखा कितना 20 प्लस y = 36। अब देखो 36, ये प्लस का इधर जाएगा, 36 में से 20 कितने बचे 16, तो चौड़ाई कितनी हुई 16 मीटर और लंबाई कितनी हुई 20 मीटर। आई बात समझ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। देखो क्या समांतर श्रेणी दे रखी है अपने को, क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 ऐसे डैश डैश करते आगे बढ़ती जा रही है, का एक -150 है। क्या इसका पद -150 कोई एक पद है या नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो -150 होगा, श्रेणी में आना चाहिए, कोई सा ना कोई सा होना चाहिए। तो अगर आ जाता है मतलब श्रेणी में है, तो -150 पद इस श्रेणी से निकाल सकेंगे। तो n दे बराबर कितना -150, और a कितना दे दिया है 11, d कितना दे दिया है 8 में गया तो कितने बचे -3। an का सूत्र लगा, an बराबर क्या होता है a + n - 1 d, an कितना हुआ है -150। n तो अपने को करना है, अगर n आ जाता है पूर्ण संख्या आ जाती है, पॉइंट में नहीं आनी चाहिए, है ना, पहला पद दूसरा पद तीसरा, पॉइंट 3 पद थोड़ी होता है, पॉइंट
आ जाती है तो इसका मतलब इस श्रेणी में ये नहीं है। देखो भी ए का मान कितना 11 प्लस n माइनस 1, n तो अपने को ज्ञात करना है, d कितना है -3। अब देखो प्लस का 11 इधर आया तो बराबर के आ जाएगा माइनस का 150 और माइनस का 11 कितना हो गया, ये माइनस का 161। लिख लो माइनस का 161 बराबर -1 गुणा -3 है ना। देखो अगर इसको अंदर करवाता हूँ तो क्या होगा, 161 माइनस के 3n और माइनस क्या हो गया +3। अब देखो अगर +3 इधर आता है तो किसका हो जाएगा, माइनस के 161 और माइनस के 3 कितने हो, माइनस के 164। अब देखो 3n में भाग जाना चाहिए, मतलब ये गुणा में है तो के भाग में हो जाएगा 3। तो क्या इसमें भाग जाता है क्या, 3 पंजे 15 बचा 1 14 पॉइंटों में जा रहा है तो कितनी बार जा रहा है, n बराबर पंजे 15 फिर बचा 1 3 3 9 3 चौक 12 2 3 6 18। ये तो पॉइंटों में 2.6वां पद 54.6वां पद, इसका मतलब पॉइंट में थोड़ी हो सकता है क्या, पॉइंट में कभी भी कोई नहीं हो सकता। इसका मतलब 150 इसका पद नहीं, श्रेणी का पद नहीं है, समझ में। तो लिखेंगे 150 इस श्रेणी का पद नहीं है, समझ में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी क्रम में देखो अपना अगला प्रश्न क्या है, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। दे नहीं लिखी अभी तक है ना, जिसमें d बराबर कितना है 7 हो और 22वां पद कितना हो 149 हो। तो पहले तो भी बता दीजिए हमारे को, तो कैसे करेंगे, कितना देर का है, d बराबर कितना देर का है 7 और 22वां पद कितना a 22 कितना देर का है 149। आई समझ में। तो अपन यहाँ से a निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते, लगाओ an बराबर प्लस n माइनस 1 गुणा डी। an कितना देर का है, 22 कितना देर का है 149, a कितना है ज्ञात करना है, n कितना है 22 है ना, 22 माइनस 1 और d कितना है 7। ठीक है, अब देखो 149 बराबर a 22 में से 1 गया तो 21 इंटू 7 कितना होता है 7 एकम 7 7 दूनी 14 22 21 47। अब देखो बराबर कितना गया यहाँ पर, इधर तो ये माइनस का 49 में से 47 गए, कितने बचेंगे 2। अरे पहला पद 2 है और डी कितना है 7 है, श्रेणी कुछ प्रकार की चल रही है, पहला पद 2 और अगला पद 9 अगला 16, ऐसे ऐसे करते आगे बढ़ रही है। मेरे को 22 प्रथम 22 पदों का योग बताना है, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, ऐसे जो 22 होंगे उनका योग बताना है। तो का सूत्र अपन जानते हैं क्या होता है, एस एन बराबर बटे हुए 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। कितना है 22 पदों का योग बताना, तो 22 बटे हुए 2 2a कितना है 2 2 दूनी 4 प्लस n माइनस 1 तो कितने पद 22 22 माइनस 1 कितना 21 और d कितना देर का है 7। बताओ कैलकुलेशन, 2 में 22 का 22 में 2 का भाग दिया 11 बार गया, 4 प्लस 21 147 147 और 4 कितने हुए 151, 11 इंटू 151, इसको गुणा करके 11 एकम 11 बचा 1 11 पंजे 55 56 हासिल लगी 5 11 एकम 11 और 5 16 1661। प्रथम इस श्रेणी के 22 पद का योग कितना हुआ 1661। ये बात समझ में। ओके अगला क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन है, रचना क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी
प्रत्येक भुजा दिए गए त्रिभुज की संगत भुजा का 3/5वां भाग हो। तो यहाँ अपने को कोई त्रिभुज नहीं दे रखा, तो मान लीजिए कोई भी त्रिभुज है ना, कोई भी त्रिभुज है। ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर, और बी सी कितना है, ए बी 6 सेंटीमीटर मान लिया, ए बी सी कितना मान लिया 5 मान लिया, ए कितना मान लिया 5, और सी ए मान लिया 4। ठीक है, इस प्रकार के त्रिभुज की रचना करनी है। सबसे पहले बी खींचो की सहायता से, ये बी खींचा, ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर। अब सी खींचना है तो कैसे खींचेंगे, इस 5 सेंटीमीटर का स्केल से पहले तो चाप भरेंगे की सहायता से, चाप भरा और बिंदु से काटेंगे, ये 5 सेंटीमीटर का यहाँ कटा, और दूसरा चाप भरेंगे 4 सेंटीमीटर का और ए बिंदु से प्रकार की सहायता से काटेंगे, ये काटा। जहां कहीं दोनों चाप इनको स्केल की सहायता से मिला दे, स्केल और पेंसिल से, और इस वाले को मिला दे। ये कौन सा बिंदु हो गया सी। अब इस ए बी सी के संगत अपने को प्रत्येक भुजाएं कितनी होनी चाहिए 3/5 होनी चाहिए। 3/5 मतलब 1 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब त्रिभुज कहीं अंदर बनेगा। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो ए बिंदु से एक न्यून कोण की रचना करेंगे, न्यून कोण की रचना की। अब क्या करेंगे, जो अपने को संगत भुजाओं का भाग दे रखा है उसमें जो संख्या बड़ी हो उतने क्या खींचेंगे चाप। तो देखो 3 और 5 में से संख्या कौन सी है 5, तो कितने चाप खींचेंगे बराबर 5, 1 2 3 4 5। चाप खींचना सभी को आता ही है। प्रकार डालेंगे और प्रकार में समान लंबाई के चाप काटते जाएंगे। नाम दे दिया A1 A2 A3 A4 और A5। आई बात समझ में। अब देखो, अब क्या करते हैं कि किस बिंदु को इस बिंदु बी से मिलाते हैं, जो हर में दे रखा हो। हर में कितना दे रखा है 5 दे रखा है, तो 5 से मिलाएंगे। अगर हर कुछ और दे रखा होता हर से मिलाते, ये 5 को मिलाया इसके की सहायता से, ये लो। अब जो अंश में दे रखा है उस अंश में कितना दे रखा है 3, तो A3 इसके समांतर A5 के समांतर A3 से एक रेखाखंड खींचना है। तो कैसे खींचेंगे, समांतर रेखाखंड खींचने के लिए समान कोण बनाएगा यहाँ पे। तो समान कोण कैसे बनाएंगे, बिंदु A5 पर चाप खींचेंगे, चाप खींचा सबसे पहले, उसके बाद उसी लंबाई का चाप यहाँ से भी खींच लेंगे, ये खींचा। इस कोण का नाप लेंगे, इस बिंदु से ये कोण का नाप लिया, इतना आया। अब यहाँ से इस बिंदु पर प्रकार की नोक रखी और ये काटा चाप, जहां कहीं भी कटा, और ये A3 बिंदु है, दोनों को स्केल की सहायता से इसके समांतर रेखाखंड खींचना है। समांतर होना चाहिए लगभग, ये मान लो मेरा ये रेखाखंड दोनों गया इस बिंदु और इस बिंदु से, है ना, ये इसके समांतर हो गया। और जिस भी बिंदु पर काटती है उसको कुछ नाम दे दो, इसको मैंने नाम दे दिया B डैश। समझ में। अब ये की ये प्रक्रिया इस बिंदु B पे भी है, बराबर कोण बनाना अपने को। तो क्या बिंदु बी पर एक चाप भरा, बी पर भी एक यहाँ से ये चाप भरा, ऐसे ये भरा चाप। अब इस कोण की लंबाई ली अपन ने, ये इस कोण की लंबाई, इस कोण की लंबाई, ये लो बराबर चाप काट। अब इस बी डैश से और कटे हुए चाप से इस रेखाखंड को मिलाएंगे। ऐसा मिलाएंगे कि रेखा कैसी होनी चाहिए, इसके समांतर होनी चाहिए। जो ये सी डैश कटता है, ये सी डैश बिंदु प्राप्त हुआ है हमें, यहाँ कटा। तो अब देखो ए बी और सी डैश इसकी संगत भुजाओं, इसी की भुजाओं के एक त्रिभुज है जो 3/5वां भाग है। आई बात समझ। अब इसकी रचनाएं भी, ये तो हो गया इसका रचना कर दी इसके पेंसिल और प्रकार की सहायता से, लेकिन अब रचना के पद भी लिखने पड़ते हैं। तो जो कार्य हमने किया है इससे नीचे यहाँ क्या लो, रचना के पद। आई बात में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं बताओ। बहुलक ज्ञात करने का सूत्र क्या है, जब वर्गीकृत आंकड़े दे रखे हो। बहुलक का अर्थ क्या होता है, जिनकी क्रमवारता सबसे ज्यादा हो। तो यहाँ लेकिन यहाँ तो वर्गीकृत है, तो यहाँ क्या निकालेंगे, तो बहुलक का सूत्र क्या है, बहुलक बराबर
क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे हुए 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, है ना, यही होता है। तो अब हमारे को सबसे पहले F1 0 F2 और H का L का पता होना चाहिए, होता है। तो यहाँ देखो सबसे पहले बारंबारता कौन सी ज्यादा है, तो बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी है, वर्ग अंतराल। लिखो हाँ, बारंबारता अधिकतम 40 है, बारंबारता अधिकतम 40 है, तो इसके वर्ग अंतराल क्या है 120। समझ में? तो देखो जो ये जो सबसे ज्यादा बारंबारता होती है इसको क्या मानते हैं अपन, F1, और इसको क्या मानेंगे, इससे एक पहले वाले को F0, और इसके एक बाद वाले को क्या मानेंगे, F2। और इसके संगत H क्या है, इसके संगत वर्ग अंतराल, कितना वर्ग अंतराल है, दोनों का कितना अंतर है, 100 माइनस 200, तो कितना अंतर है, 100 अंतर है। आई बात समझ? तो इनका मान अपन पहले देखो H बराबर कितना है, संगत वर्ग अंतरालों का वर्ग अंतराल, का वर्ग अंतराल, संगत वर्ग का वर्ग अंतराल कितना है, 200 माइनस 100 मतलब 100, और F1 कितना है, संगत वर्ग की बारंबारता कितनी, 40, और F0 क्या है, संगत वर्ग के वर्ग अंतराल से एक पहले की बारंबारता कितनी, 24, और F2 क्या है, संगत वर्ग के एक बाद की बारंबारता कितनी है, 33, और L कितनी है, संगत वर्ग के वर्ग अंतराल की निम्न सीमा कितनी, ठीक है। अब बहुपद का सूत्र क्या होता है, अपन जानते हैं, बहुपद L L L कितना, 100 प्लस कितने 40 माइनस 0 कितना 24 बटे 2F1 2 गुणा 4 इंटू 2 80 माइनस F0 कितना 24 माइनस 33 कितना है, कैलकुलेशन है सिर्फ, तो कैलकुलेशन करो, 100 प्लस 4 से 24 कितने बचे, 16, 24 और 30 कितने हुए, 67, 67 में 80 गए तो कितने बचेंगे, 13 इंटू 100। आई बात में? अब देखो भाग दे के देख लो, 100 में भाग 16 में भाग दो कितनी बार जाता है, 13 13 30 वापस 13 करेंगे 1.1 बार जाता है, तो इसको 100 से गुणा कराया है 1.1 को, तो लगभग इतना आएगा। तो सब कैलकुलेट करने के बाद में कितना आता है बताओ मुझे, बताओ। ये देखो 33 और 24 कितना है, 54 होता है, 54 नहीं 57 होता है, 67 नहीं, सॉरी 77 नहीं, तो 57 हुआ, तो 70 में से 80 गए तो कितने बचेंगे, 23। अब देखो आगे तो क्या है, कैलकुलेशन है, अगर करेंगे तो क्या आएगा, बताओ जल्दी बताओ, क्या आएगा, जल्दी बताओ। कैलकुलेशन करके निकाल देना, आगे जो भी आंसर आएगा आ जाएगा। आई बात में? ओके नेक्स्ट देखो,
अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये निम्नलिखित आंकड़े दे रखे हैं, इनकी क्या ज्ञात करनी है माध्यिका। तो माध्यिका अपन किस प्रकार ज्ञात करते हैं, ये कोई प्राप्तांक के है 30 से 35 के बीच, इतने वाला नंबर है, 45 16 के है, तो ये 12 दे रखी है, ठीक है। तो इनकी माध्यिका करनी है, तो इनकी माध्यिका किस प्रकार ज्ञात करें अपन। सबसे पहले तो अपने पास प्राप्तांक होने, प्राप्तांक वाला कॉलम बना दे, ये लो वर्ग अंतराल वाला कॉलम ये हो गया, 30 से 35, फिर 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60 और 60 से 65। ये देखें तो 30 से 35 कितने बालकों के हैं, 14। ये क्या लिखेंगे, बारहता। अरे माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात करनी पड़ती है, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता ज्ञात हो तभी अपन माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। तो संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। ये कितनी बारंबारता, 16, इनकी 18, इनकी 23, इनकी 18 और इनकी 8 और इसकी 3, बिटा दे भी, ये बारंबारता। ठीक है, कभी क्वेश्चन है कि संचयी बारंबारता कब ज्ञात करते हैं, माध्यिका ज्ञात करते हैं तब ज्ञात करते हैं। आई बात समझ में। ये लो, संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं बताओ। संचयी बारंबारता का अर्थ क्या होता है, ये एफ हो गई, ये वर्ग अंतराल, प्राप्तांक बोल दो, इसको क्या बोल दो, सी एफ बोल दो। संचयी बारंबारता क्या बोलेंगे, संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता का मतलब 23 से 35, 23 से 35 तक कितने आदमी, 14। आगे के जोड़ते जाओ, 14 और 16 कितने हुए, 14 16, 14 और 14 18 2 30, 30 और 18 कितने, जल्दी बताओ, 48, 48 और 23 कितने हुए, 8 और 3 11, हाथ लगी 1, 4 ने 5 7 71 और 10 कितना हुआ, 81, 81 और 8 89, 89 और 8 कितना हुआ, जल्दी बताओ, 89 और 8 97, 97 और 100। तो ये जो लास्ट की जो संचयी बारंबारता आती है वो किसके बराबर आनी चाहिए, सिग्मा एफ आई के बराबर आनी चाहिए। आई बात समझ में, कितनी, 100। तो ये भी 100, ठीक है। संचयी बारंबारता का मतलब शुरू से लेके कितने विद्यार्थी, 14 ऐसे है 30 से लेके जिनके जिनके इतने 14 ऐसे विद्यार्थी जिसके 30 से 35 तक है। अब 30 से लेके 40 तक के कितने हैं, 30 है। 30 से लेके 45 तक कितने हैं, 48 है। 30 से लेके 50 नंबर वाले कितने हैं, 71 है। ये होती संचयी बारंबारता का मतलब। अब देखो यहाँ पे माध्यिका ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हमें n बटा हुआ 2 ज्ञात करना पड़ता है। n बटा हुआ 2, n कितना है, 100 बटे हुए 2, 100 बटे हुए 2 का मतलब 50। ऐसी संचयी बारंबारता का वर्ग अंतराल, वर्ग सेलेक्ट करना, अपने को चुनना है जिसकी संचयी बारंबारता 50 से अधिक हो। देखो यहाँ पे 50 से जस्ट इसकी है 71, इस वाले को, इस वाले वर्ग को सेलेक्ट किया। ओके, अब ये वाला वर्ग काम आने वाला आपने। अब देखो माध्यिका का सूत्र क्या होता है, माध्यिका बराबर L प्लस n बटे हुए 2 माइनस सी एफ बटे हुए एफ गुणा h। अब देखो f क्या होगा, संगत वर्ग अंतराल की बारंबारता। संगत वर्ग अंतराल की बारंबारता कितनी है, 23। और सी एफ क्या होगा, संगत वर्ग अंतराल से एक पहले की संचयी बारंबारता, ये होगा सी एफ अपना। सी एफ कितना, 48। और एच का मतलब क्या होता है, एच यानी सीमा सीमा कितना, सीमा कितनी है,
45 माइनस 50 तो कितनी हुई 5। h का मान कितना हुआ 5। बस अब इनको फॉर्मूले में रखो, फॉर्मूले में रखना है सीधा अपने को, तो फॉर्मूले में रख के बताओ कितना आंसर आ रहा है। ये रखा बटा 2 का मान कितना 50, एल का मान निम्न सीमा कितनी है 45, फॉर्मूले में रखा एल 45 प्लस एन बटे हुए 2 कितना 50 माइनस सी एफ कितना 48 और एफ कितना 23 और एच कितना 5। देखो 45 50 में से 48 गए 2 2 इंटू 5 10 बटे 23। सरल करो 23 में 10 में 23 का भाग दो कितनी बार जाता है, देखे देखो सभी 0.4 बार जाएगा। कितनी बार 0.4 बार। 45 प्लस 0.4 तो कितना हुआ 45.4। क्या हो गई माध्यिका, माध्यिका इनके बीच नीचे 45 और 50 के बीच में तो कितनी आई 45.4। आया समझ में सभी को। ओके बोर तो नहीं हो रहे हो, बात नहीं। आज और हो लो, आज और देख, अगर देख लोगे तो आपकी 10 कंप्लीट समझ में। ओके अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रायिकता का प्रश्न है। किसी कारण 12 खराब पेन, कितने खराब पेन 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल जाए। मतलब कोई एक पेन था, किसी कारण दुकानदार की बेईमानी की वजह से उसने 132 पेन लिए और 12 खराब पेन लिए और मिक्स कर। अब उनमें से कोई एक पेन अच्छे है यानी बिना देखे चला जाता है, तो उसके सही होने की प्रायिकता क्या होगी। क्या वो पेन चल रहा हो, सही पेन हो, प्रायिकता क्या होगी ये बताना अपने को। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या अपने कि वो पेन सही हो, तो अच्छे कितने हैं 132। अपने को तो अच्छे चाहिए 132। अरे अलावा कोई से पेन उठाऊंगा 130 पेन उठाऊंगा तो वो सारे सही होंगे। और कुल परिणाम कितने मतलब कुल कितने हैं 132 और 12 कितने हुए 4 और ये 4 और ये 1। आई बात समझ में। अब देखो इसको काट दे, काट के देख कट रहे हैं क्या किसी से। 2 से काटो 2 छंग 12 और 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और कट रहे हैं। काट दो 33 बटे हुए 2 तिया 6, 2 छिंग 12। अब भी क्या 3 से तो 3 एकम 3, 3 3 3 6 तो कितना 11 बटे 12। क्या आई 11 बटे 12। ओके समझ में आया क्या सभी को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि 636 योग प्राप्त करने के लिए कोई समांतर श्रेणी है 9 17 25, 9 17 25 और आगे बढ़ती जा रही है ना, कि ये कितने पद ले, कि मैं कितने पदों का योग इस समांतर श्रेणी के, मेरा योग कितना आ जाए 636। तो देखो यहाँ पे एस एन दे रखा है, एस एन कितना दे रखा है 636। ए बराबर कितना दे रखा है 9, डी बराबर कितना दे रखा है मुझे, डी बराबर 8 है ना। अब मुझे क्या ज्ञात करना है एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है एन मतलब कितने पद लूं कि मेरा योग हो जाए। एस एन सूत्र क्या होता है एन बराबर एन बटे हुए 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, यही होता है। अब देखो एस एन की जगह रखो, एस एन मतलब 636, एन कितना है ज्ञात करना है 2a 2 9 दूनी 18 प्लस एन माइनस 1 एन तो ज्ञात करना है, डी कितना है 8। तो भी 636 बराबर एन बटे हुए 18 प्लस 8 अंदर गुणा हुआ तो कितना 8 एन माइनस, अब माइनस के 8 हटाए तो कितने बचेंगे 10। ठीक है अब
को ये 2 इधर किसमें भाग में, तो बराबर के आगे किसमें हो जाएगा, गुणा में। 136 इंटू 2 कितना होता है, 6 दूनी 12 का 2 असल 1, 3 दूनी 6, 7, 6 दूनी 1272, 636 n। अगर अभी n अंदर, ये सिर्फ n बचा, ये तो कट गया, तो n बचा तो कितना बचा अंदर, कितना हो जाएगा ये, चलो एक स्टेप और लिख ही लेते हैं, 8 n। ठीक है, अब देखो 1272 बराबर n प्लस 8n स्क्वायर। देखो n कैसी राशि है, चर राशि है, और n स्क्वायर, तो ये तो अपने द्विघात समीकरण के रूप का बन गया। तो द्विघात समीकरण के हल कैसे ज्ञात करते हैं, गुणनखंड विधि और श्रीधरीय सूत्र से। तो देखो सब कर लेते हैं थोड़ा, ये 8n स्क्वायर प्लस 10, और ये इधर गया तो किसका हो जाएगा, माइनस का, 1200 कितना 72। इसमें से कॉमन ले सकते हैं क्या, 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 2 कॉमन लिया तो 2 चौके 8, 4n स्क्वायर प्लस 2 पंजे 10, 5n माइनस 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 2 छिंग 12। ये 2 इधर गुणा में तो इधर जाके भाग में, तो 0/2 का मतलब 0 ही होता है। अब देखो श्रीधराचार्य सूत्र लगाए, क्या होता है श्रीधराचार्य सूत्र, b तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का मान कितना 25 माइनस 4ac, 4 गुणा a कितना है 4, c कितना है 636 बटे हुए 2a, a कितना है तो 4 दूनी 8। अब इसको सरल करने पे जो भी n का मान हमें प्राप्त होता है, ठीक, जो भी n का मान प्राप्त होगा वो क्या होगा, अगर वो माइनस वाला होगा तो माइनस वाला नहीं हो सकता, जो प्लस वाली संख्या होगी वही n का मान होगा। समझ में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा इसलिए क्वेश्चन लिख नहीं रखा मैंने, है ना, कि ये आंकड़े दे रखे हैं, आमों की संख्या दे रखी है, इधर पेटियों की संख्या दे रखी है, तो मुझे क्या निकालना है, माध्य की। आई बात समझ, देखो पेटी में ऐसी कितनी पेटियां है जिसमें 50 से 52 आम है, 15, 53 से 55 आम वाली इतनी 110, तो ऐसे करके ये माध्य बताना है। आई बात समझ में, तो माध्य निकालने के कितनी विधियां है, 3 विधि, प्रत्यक्ष विधि, पग विचलन विधि और कल्पित माध्य। आई बात समझ में, ठीक है, एक एक करके अपन तीनों को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं प्रत्यक्ष विधि से करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो आम संख्या दे रखी है, तो सबसे पहले तो अपने को वर्ग निकालना पड़ेगा, मतलब x बार निकालना पड़ेगा। x बार कितना आएगा, पेटियों की संख्या ये f दे रखी है। आई बात समझ में, तो x बार कैसे निकालते हैं, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, या फिर निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे हुए 2, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देना है। तो 50 और 52 कितना 102, 102 में 2 का भाग 2 कितनी बार जाता है, कितनी बार जाता है 52 बार, ये लो। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ा 55 और 53, फिर इनका आधा किया तो कितना आया 54, फिर 57, फिर इसी प्रकार 61 और इसको 59 को जोड़ा, इनका कितना आएगा 60, और अगला वाले का क्या आएगा 63। ये आई बात समझ में। प्रत्यक्ष विधि में कैसे निकालते हैं, तो प्रत्यक्ष विधि का होता है कि सीधा निकालना है, समझ में, fi इंटू एक्स वाई। देखो
ओके, सॉरी, दुविधा के लिए लाइट चल रही थी, अभी लाइट आई है। तो देखो अब क्या प्रत्यक्ष विधि, तो प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, एफ आई निकालना होता है ना। एफ आई प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई टू ए समेशन ऑफ एफ आई, यही होता है। ये सीधा माध्य निकाल दो। अब देखो एफ आई एक्स आई निकाले तो 15 इंटू 51 कितना हुआ, 15 एकम 15 और 15 पंजे 15 15 15 दो 30 30 45 चौका 60 75 75 और 1 76। ये अब इसी प्रकार इनको गुणा करो, ये इसी प्रकार इनको गुणा करो, इसी प्रकार को गुणा करो, इसकी इसी प्रकार इनको गुणा कराओ। तो गुणा के देखते हैं, ठीक, कराओ। ठीक है, देखो कैलकुलेशन कराने पे ये आया आगे, इनको एफ को एक्स आई से गुणा कराया 15 से 51, ये आगे ये आगे ये। अब देखो इन सब का योग समेशन सिग्मा या सिग्मा 22,875, मतलब सबका योग एफ आई एक्स आई का योग हुआ एफ आई एक्स बराबर 22,875 लिखो, बटे सिग्मा एफ इन संख्या का योग कितना हुआ कुल 400। अगर इसको इससे भाग तो कितना आएगा, तो भाग देने पे लगभग आएगा 57.18। तो इनका माध्य कितना आया 57.18। ये प्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष विधि थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होती है, इस कारण अपने ये है ज्यादा उपयोग में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि गलती होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। देखो अब दूसरा मेथड बताता हूं मैं आपको, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य विधि में करते हैं कि इनमें से भी बीच का एक नंबर कल्पना कर देते हैं कि ये मेरा माध्य होगा। मान लिया मैंने कल्पना कर दिए कि 57 क्या हो गया, माध्य हो गया, इसको अज्यूम्ड मीन बोलते हैं ए। तो अब बताओ इसके लिए अगला कॉलम बनाना पड़े अपने को, है ना, डी आई कॉलम। ये डी आई बराबर क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, इन सबको घटाना होता है, इसमें से घटाओ, ए में से घटाओ, क्या हुआ एक्स आई 51 माइनस 57 कितना बचेगा, माइनस के 6, 57 माइनस 54 माइनस 3, ये 0, 57 माइनस 60 3, 57 माइनस 63 कितने 6। ठीक है, अब नेक्स्ट को ये अज्यूम्ड मीन मेथड योग हो गया। आई बात समझ में, चलो ठीक है। अब देखो इनका इसके साथ गुणन वाला कॉलम बनेगा, अगला बनाओ एफ आई डी आई, है ना। तो गुणा करो, 15 छक्का 90 माइनस के 90, 110 इंटू माइनस 3 कितना हुए, माइनस के 330, ये 0 इंटू 135, 115 इंटू 3 कितना हुआ, 3 पंजे 15, हाथ से लगी 1, 3 एकम 3 और 4 और 3 एकम 3, 25 इंटू 6 150। अब जोड़ो इनको, कितना ये 330 और 90 तो कितना हो गया, ये माइनस के 400। ठीक है, और ये प्लस वाली संख्या कितनी होगी, 5 4 और 5 9, 3 और 1 4, 495। तो सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया मेरा 95, सिग्मा एफ आई डी आई बराबर 95। आई बात समझ में। तो कल्पित माध्य विधि का सूत्र क्या होता है, देखो यहां लिख लेता हूं, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे हुए सिग्मा एफ आई। ठीक है, ए कितना था 57 माना था, तो 57 प्लस एफ आई डी आई का योग कितना हुआ 95 बटे एफ आई का कितना हुआ 400।
तो अब इनको जोड़ के देखो, जो भी अपना आंसर है वही आंसर होगा। देखो अगर इसमें भाग देते हैं तो लगभग कुछ 0.06 के आसपास आता है। 57.04 चार लगभग नहीं है, 6 के आसपास आएगा ना। ये लो 0.06 के आसपास आया तो जोड़ा तो कितना 57.06। कौन सी विधि हो गई है? कल्पित माध्य विधि। विधि होती है विचलन विधि। विचलन विधि में वो विधि और फर्स्ट समझ। तो देखो एक बार एक कॉलम आना होता है आपको यूआई। यूआई बराबर क्या होता है? डी बटे हुए एच। कितना देखो दोनों में अंतर कितना है? जल्दी देखो, 2 का अंतर है ना, तो 2 से भाग करना है इसको। तो कितना आया ये -3। ये कितना आएगा? पॉइंट में आएगा कुछ, है ना। देखो पॉइंट में कितना आ रहा है? निकाल के देखो। देखो भाग देख के देखो। एक 1.5। ये कितना 0 और ये वापस 1.5 और ये कितना है 2। नेक्स्ट कॉलम बनेगा FIU। FIU निकाल के देखो कितना बन रहा है? 15 इंटू -3 कितने हो रहे हैं? किए गया टेक किए क्या इसमें? देखो जोड़े घटाने में देखो कोई मिस्टेक्स है? इसमें देखो ये आमों की संख्या अपने को सवाल में दे रखी थी 50 से लेके 52 तक इसमें होंगे, मतलब 52 इंक्लूड है इसमें। इसमें 53 से लेके, तो इसको अपने देने का तरीका था ताकि ये अंतिम इंक्लूड नहीं हुआ करता था। तो कितना हो जाता था 53, है ना। तो 53 से कितना था 56, ये नहीं होता था। अब ये 56 से शुरुआत, ये कितना हो जाता था 59, ये हो जाता था 62, है ना। और ये कितना हो जाता था 65। अब देखो h कितना है यहाँ पे 3 3 का है, 3 हो गया। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा? h 3 होता है तो -2 -1 0 -2 और -2 1 और 2। अब देखो FIUI निकाल के देखो कितना आ रहा है? 15 दूनी 30 माइनस के 110 इंटू माइनस के 1 तो -110। कितना हो गया 0 और कितना हो गया 115 और ये कितना हो गया 25 इंटू 2 50। इनका समेशन करो भी, कितना समेशन हो रहा है इनका? जल्दी, इनका समेशन हो रहा है FIU का समेशन FIUI बराबर कितना आ रहा है 25 आया 25। तो अपने कल्पित माध्य का सूत्र क्या होता है? कल्पित माध्य बराबर ये होता है, कल्पित नहीं पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि का सूत्र क्या होता है? जल्दी बताओ। A प्लस समेशन FIUI बटे हुए समेशन FI इंटू H, है ना। तो अपन ने पहले कल्पित माध्य A जोड़ा था, A उधर घटाया था, यहाँ तो A जोड़ दिया यहाँ पे। तो यहाँ भी A तो अपन ने घटाया ही था, इसका H से भाग किया था तो इसमें भी A से गुणा कर लिया। इससे अपन याद रख सकते, ठीक है। तो A कितना 57, FIUI कितना आया 25 और FI का मान कितना आया 400 इंटू H कितना है 3। तो काट दो इसको तो लगभग कितना आएगा 57.06।
तीनों विधि समझ में? ओके, अपने को एग्जाम में विचलन विधि से ही करना है क्योंकि गलत होने के चांस बहुत कम रहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन बड़ा बहुत है तो मैं इसको बोर्ड पे ना लिख के मैं वैसे ही बोल देता हूँ, है ना। क्रिकेट टीम के एक कोच ने एक बल्ला, क्या एक बल्ला, बल्ले को बी से लिख लूं, बी, एक बल्ला और दो गेंदे, दो गेंदे, दो गेंद को जी से लिख लूं, दो गेंदे कितने रुपए में खरीदी? 300 रुपए में खरीदी। बाद में एक ही प्रकार के दो अन्य बल्ले और खरीदे और 3 गेंदे और खरीदे तो उसके कितने रुपए? 525 रुपए दिए। इस स्थिति को बीज गणितीय रूपों में व्यक्त किए। किसमें बताना है? बीज गणितीय रूपों में, समीकरण बना के बताना है ना। इसको ग्राफ्य विधि से हल कीजिए। और किसकी सहायता से हल करना है? ग्राफ्य विधि से, कि इसके एक बल्ले का और एक गेंद का मूल्य कितना होगा। आई बात समझ में? तो दूसरी कंडीशन क्या थी? दो तो बल्ले और 3 गेंदें, कितने रुपए की थी? 525 रुपए की। ठीक है, अब इसको अपने बीजीय गणित के रूप में लिख लिया इसको। अब इसको क्या करना है? ग्राफ्य विधि से हल करना है। तो ग्राफ्य विधि बी और जी की जगह मैं एक्स वाई लिख लेता हूँ क्योंकि एक्स वाई अपन बार बार काम लेते आ रहे हैं कि एक गेंद का मूल्य एक्स रुपए और एक बल्ले का मूल्य वाई रुपए, तो एक्स वाई कर दिया। आई बात समझ में? तो ग्राफ्य विधि में क्या करना है अपने को, मैं आपको वैसे ओरली बता देता हूँ कि x का मान एक तरफ निकाल देना है और y के मान रखते जाना है और एक नहीं बनानी है। तो x का मान इसके लिए होगा, ये 1 से गुणा हुआ तो x हो गया, तो x बराबर 300 माइनस 2y, यही होगा। तो अब मुझे y के मान रखते जाने और x के प्राप्त करने हैं। अगर मैं y बराबर यहाँ पे 150 रखता हूं तो x कितना प्राप्त होता है? 0, है ना। y की जगह यार 150 रखो, 150 इंटू 2 कितना? 300, 300 में से 300 0। अब देखो अगर मैं y बराबर 0 रखूं तो x कितना प्राप्त होगा? 300। एक सारणी तो ये बन गई, इसका ग्राफ खींचो और दूसरी सारणी ये भी बनाओ। x का x बराबर 525 माइनस 3y 2, इसकी सारणी बनाए, क्या होगी? x और y। अगर मैं यहाँ पे y बराबर रख लूं 25 50, 25 रखता हूं तो देखो कितना आता है? 25 इंटू 3, 5 तारीख 15, असल की 3 6 7, 3 एकम 3, 375। 375 में से 25 माइनस किए कितना आएगा? 375 में से 525 माइनस करो 0। 12 में से 7 गए तो कितने बचे? 5, और इसमें से गए तो 150। तो 150 बटे हुए 2, इसका मतलब 75। तो x कितना प्राप्त होता है? 75। मैं y बराबर कितना रखता हूँ? 150। इसी प्रकार देखो अगर मैं y बराबर 10 रख के देखता हूँ, 100 रख के देख लिया तो कितना आया? 100 या 300, तो 525 माइनस 300 कितना आया? 5 2 125। 125 बटे 2 का मतलब कितना रखा मैंने? 300। तो कितना आंसर आया मेरा? 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 62.5। अब इनको क्या करना है? ग्राफ के ऊपर प्रदर्शित कर, आई बात समझ में? और इनके हल निकालने हैं। तो देखो ग्राफ के ऊपर पैमाना खींच के माना एक इकाई बराबर x अक्ष पर एक इकाई बराबर कितनी मान ली? एक इकाई बराबर कितनी मान ली? आई बात समझ में? एक इकाई, एक कॉलम को मैं 20 मान, आई बात समझ में? तो ये 20, 40, ये 60, ये 80, ये 100, ये 120, ये 140, ये 150।
ठीक है। इसी प्रकार इधर भी मान लो y पे 20, 40, 60, 80, 100, 120, 1 बराबर 20, और y अक्ष पे भी क्या पैमाना है, 1 इकाई बराबर 20, 1 इकाई है ना। अब तो पहला समीकरण देखो, पहले समीकरण के लिए क्या था, x 0 है, x 0 है, y कितना है, 150 है, 120 ये हो गया, 140 ये हो गया, 160, तो 150 यहाँ कहीं आएगा, है ना। तो एक बिंदु तो ये हो गया, क्या है, 0 और 150। दूसरा देखो 300 और 0, तो ये ऐसे करके ये 300 यहाँ कहीं आएगा, ये दूसरा बिंदु क्या हो गया, 300 और 0, इन दोनों को की सहायता से मिला दो, ये मिलाया, आई बात समझ में। अब दूसरे वालों को मिलाओ इसी प्रकार, x तो कितना 75, x 75 ये लगभग ये यहाँ पे है ना, x 75 और y कितना 125, तो 125 कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो ये बिंदु लगभग यहाँ कितना 75, 125, 75 और 125, और दूसरा क्या है 62 और 300, x पे कितना 62 लगभग ये यहाँ कितना 3 यहाँ कहीं होगा ऊपर, आई बात समझ में। तो इन दोनों को मिलाने पर ये दोनों रेखाएं जहां भी कट रही हो तो वो क्या होते हैं, x और y के बिंदु। ये देखो मेरे पास स्केल इसलिए सही ढंग से नहीं बता पाया, देखो जहां कहीं भी ये दोनों लाइनें कट जाएगी वो x y के बिंदु होंगे, ये जितनी दूरी पे होगा ये तो हो गया x, और ये जितनी दूरी पे होगा ये क्या हो गया, ये एक बॉल और एक बल्ले के मूल्य का मान आ गया, समझ में। ओके, देखो अभी काफी अच्छा सीखने की कोशिश की है, अधिकतर सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर कर लिए हैं कि जो अपने परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ओके, बाकी इसके अलावा भी आप तैयारी करना, आपका पेपर अच्छा होगा, बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।